हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 15 मिनट सीरीज़ में आज हम बात करेंगे फेडरलिज्म चैप्टर की। पॉलिटी का सेकंड चैप्टर है ये, क्लास 10 एनसीईआरटी का। जल्दी से बात करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि फेडरलिज्म चैप्टर में है क्या। तो सिंपली फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि पावर को अलग अलग लेवल पे डिवाइड कर दिया जाए। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन इसने दे रखा है, यहाँ पर है कि फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। सीधा सीधा इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग जगहों पे, जैसे अपने यहाँ क्या है, सेंटर के हाथ में कुछ पावर्स हैं, फिर स्टेट के हाथ में कुछ पावर्स हैं और लोकल लेवल गवर्नमेंट में भी कुछ पावर्स हैं। तो सिंपली अगर पावर को अलग अलग लेवल पर किसी भी देश में डिवाइड कर दिया जाए तो हम कहेंगे कि वो कंट्री एक फेडरल कंट्री है। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे मैं चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दो चीज़ें होती हैं, एक तो यूनियन होता है और एक फेडरेशन होता है। तो इसको यहीं पे समझ लो। होता क्या है कि दो एग्जांपल्स लेके चलेंगे। एक एग्जांपल हम लेंगे इंडिया का, दूसरा लेंगे यूएसए का। अभी नीचे पढ़ेंगे इसमें। तो इंडिया के अंदर क्या है कि जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरह काम करता है। यानी कि ये जो स्टेट्स इसके अंदर हैं, जो भी हमारे स्टेट्स अपने देश में हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, ये सारी स्टेट, तो अगर ये स्टेट्स खुद से चाहें कि इस देश से अलग कर लें तो ये इनके लिए अलाउड नहीं है। यहाँ पर जो सेंटर है वो स्ट्रांग है। जबकि यूएसए की बात की जाए तो यूएसए के अंदर टोटल 50 स्टेट्स के आसपास है। लेकिन यूएसए जो है वो, इसको पहले इंडिया को हम लोग कह लेंगे यूनियन, यूएसए को हम लोग कहते हैं फेडरेशन। फेडरेशन वो इसलिए क्योंकि यहाँ एक स्ट्रांग यूनियन है और वो पकड़ के रखता है सारे स्टेट्स को। बट फेडरेशन में क्या है कि फेडरेशन के अंदर ये जो स्टेट है, एक पर्टिकुलर कोई स्टेट है, वो चाहे तो अपने आप को इस देश से अलग कर लेगा, उसके पास ये बिल्कुल पावर दी गई है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है, बाद में बात करेंगे। कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। तो इंडिया जो है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और यूएसए जो है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। ये कैसे होगा अभी बात करेंगे इस पर। पहले हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले क्या, कि इसके की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या होते हैं। तो देखो बारी बारी से देखते हैं। पहला चीज़, फेडरलिज्म क्या है? टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होगा। हमारे यहाँ है, बिल्कुल है। दूसरा, इसमें एक चीज़ और देखेंगे, सेकंड पॉइंट क्या है, डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन। मतलब ये कि देखो, हम यहाँ यूपी में रह रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे सेंटर में दिल्ली की गवर्नमेंट है, पूरे देश में बीजेपी की सरकार होती है। तो कोई ऐसी पॉलिसी आती है, जैसे कोविड की पॉलिसी आई थी, तो सेंटर की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी यहाँ पे लागू की जा रही थी सेम सिटीजन के ऊपर। यहाँ पर योगी जी बैठे हुए हैं सीएम बन के, इनकी भी गाइडलाइंस यहाँ लागू की जा रही है। यानी सिटीजन सेम होगा, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है अपनी अलग अलग पॉलिसीज उस सेम सिटीजन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी थर्ड देखा जाए तो थर्ड में क्या दिया हुआ है, जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिना ये सब कुछ हो रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल क्या करेगा। सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी, कह सकते हो कि ऐसी चीज़ें मेंशन की गई है जहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया गया है कि हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आप हैं तो आपको इन इन चीज़ों पे पावर्स हैं कानून बनाने के लिए या फिर इस पे इसे काम करवाने के लिए। आप स्टेट गवर्नमेंट हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए इन इन चीज़ों के लिए अलाउ किया जाता है कि आप इस पे कानून बनाएं, इस पे काम करवाएं। तो वो अलग अलग लिस्ट होती हैं, एक यूनियन लिस्ट होती है, फिर एक स्टेट लिस्ट होती है, फिर एक कॉन्करेंट होती है, एक और होता है रेसिड्यूरी करके। तो रेसिड्यूरी वाले सारे के सारे चले जाते हैं जो है कि यूनियन के पास, यानी सेंटर के पास। बाकी फोर्थ पॉइंट देखा जाए, फोर्थ पॉइंट में क्या है, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि किसी भी सिटीजन के ऊपर कोई एक चेंज लाना है तो यहाँ पर ये दिल्ली में बैठे सरकार अकेले ही कोई कानून पास करे और एक बड़ा चेंज ला दे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई एक मेजर चेंज लाना है तो यहाँ की गवर्नमेंट से भी वहाँ कंसल्ट करना पड़ता है। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे रूल्स हमने देखे हैं कि कभी कभी सेंटर क्या करता है, यहाँ से नियम पास करता है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो उसको अपने यहाँ अप्लाई नहीं करती है। और ऐसा अक्सर उन स्टेट्स में देखा जाता है, जैसे अभी सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और यहाँ बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार है, तो अक्सर करके ये जो बीजेपी वाले पास करेंगे वो ममता जी कहते हैं कि नहीं, हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। तो ऐसे छोटे मोटे टसल चलते रहते हैं, आगे इसमें देखेंगे, थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है ये। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर कोर्ट्स का रोल आ जाता है। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट के पास ये पूरी अधिकार है कि पूरा संविधान जो लिखा गया है, इस संविधान में क्या लिखने का क्या मतलब है, क्या लिखने का क्या मतलब निकल के आएगा। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि नहीं, यहाँ पर ये अगर लिखा हुआ है तो जो हमारे लिए लिखा गया है स्टेट वालों के लिए नहीं लिखा गया। इस पर कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से वर्ड की क्या मीनिंग निकल के आती है, किनको क्या अधिकार दिए गए हैं, किनके पास क्या क्या अधिकार हैं,
इसके लिए वहाँ पर हमारी जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, ये हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको बताती हैं कि हाँ, लोगों को बताती हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि हाँ आपका ये अधिकार है, आप इस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम नहीं कर सकते। बाकी बात करें नेक्स्ट, तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि सरकार के कामकाज कराने हैं भाई, पैसा तो चाहिए ही, और नेताजी लोग को जेब भरने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा जनता से, टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो टैक्स कलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि इसको क्लियरली स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी सबकी बनी रहे। इसका मतलब ये क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट कुछ मान लो हाईवे बनाती है, उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो टैक्स तो जनता से ही लेगा ना सीधा सीधा। मान लो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको भी अपना कोई मान लो स्कूल बनवाना है, तो इस स्कूल को बनवाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? योगी जी अपने जेब से लगाएंगे नहीं, सीधा सीधा जो जनता का टैक्स है वही वसूल करके उसी को लगाएंगे। तो इस चीज़ का भी क्लियर मेंशन कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि टैक्सेशन जो है वो भी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में बराबर बराबर बांटा जाएगा इस हिसाब से, ताकि दोनों का अपना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बना रहे। मतलब ये कि फाइनेंशियल तौर पर उनका किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना बढ़ जाए, उनके पास पैसा हो, अपने सेल्फ रिलायंट हों वो लोग। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, फेडरल सिस्टम दस हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। देखो, अब फेडरल स्ट्रक्चर का दो ऑब्जेक्टिव है, यानी दो मेन उद्देश्य इसके क्या है। पहला, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये हुआ कि देश की एकता जो है इसको बनाए रखना, साथ साथ देश में अलग अलग टाइप के अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अखंडता, उसको भी मेंटेन करना। अब यहाँ पे देख लो, तमिल बोलने वाले भी हैं, बंगाली बोलने वाले भी हैं। अब ऐसा नहीं कि तमिल और बंगाली को दोनों को अलग अलग बोल दे कि नहीं तुम अपना देश बना लो, तुम अपना देश बना लो। फेडरल सिस्टम में दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। तो एक तो काम ये पूरा कर रहा है। दूसरा क्या है? दूसरा इसी में था। पहला क्या है? यूनिटी ऑफ कंट्री मेंटेन करना है, और दूसरा रीजनल डाइवर्सिटी को भी बचा के रखना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें क्या लिख रहा है कि टू एस्पेक्ट्स ऑफ क्रूशियल फॉर इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फेडरलिज्म के लिए। तो इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए चाहिए ये कि जो सेंटर पे हमारी गवर्नमेंट बैठी है और जो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट बैठी है, इनके बीच में तालमेल बिल्कुल सही होना चाहिए, दोनों ही एग्री होनी चाहिए चीज़ों को लेकर के। अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी, फिर सेंटर कुछ और कहेगा, स्टेट कुछ और करेगा, और ऐसे टसल चलती रहती है। हमने देखा है अरविंद केजरीवाल का नहीं बनता है बीजेपी से, तो फिर वहाँ पे टसल चलती रहती है, कभी गवर्नर चेंज कर देंगे, कहीं लॉ चेंज कर देंगे, कभी कुछ हो जाएगा। तो एक चीज़ अभी स्टार्टिंग में जो मैंने यूनियन और फेडरेशन का एग्जांपल बताया था, उसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म देयर ओन फॉर्म ऑफ बिगर यूनिट सो दैट बाई पूलिंग सॉवरेंटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। यानी देखो, मान लो कि एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं। एक कोई बदमाश है और वो हमेशा आता है, तो यहाँ पर 4-5 बच्चे होते हैं, इनको मिल करके तंग करता है। अब ये 4-5 बच्चे क्या कहें कि हम लोग क्यों ना एक साथ मिल जाएं, मिलने के बाद हमारी पावर तो बढ़ जाएगी ना, हम लोग उससे बड़े हो जाएंगे। तो यही होता है, स्टेट्स कहीं के कुछ प्लेसेस के स्टेट्स, जैसे यूएसए ने किया था, तो वो क्या करते हैं कि आपस में छोटे छोटे जो स्टेट्स होते हैं, ये आपस में डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे और एक बड़ा फेडरेशन का फॉर्मेशन करेंगे, और एज अ कंट्री होल हम लोग रहेंगे। तो ऐसे में ये स्टेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और उनके यहाँ कह सकते हो कि ग्रोथ भी बढ़िया देखने को मिलती है, क्योंकि वो अब क्या है ना कि एक दूसरे को कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ मिला करके और जो भी प्रॉब्लम हुई उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक सक्सेसफुल कह सकते हो कि तरीका है। इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ पे है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। नेक्स्ट जो है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है? इसका एग्जाम्पल इंडिया है, यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सिस्टम उल्टा है। उसमें क्या था, छोटे छोटे जो स्टेट्स थे, छोटे छोटे स्टेट्स ये आपस में मिल करके एक बड़ा स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। पर होल्डिंग टुगेदर में क्या है, इसमें केस अलग है। इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया एज अ होल अकेले था, लेकिन इतना बड़ा इंडिया को एक दिल्ली में बैठ करके चला पाना आसान नहीं है। तो होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर पहले से इंक्लूड रहता है, वो पहले से ही रहता है। वो अपने जो कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो आसानी से चल सके, इसके लिए क्या करता है, एरिया को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है कि यहाँ पर एक हम लीडर बैठा देंगे, यहाँ एक लीडर बैठा देंगे, यहाँ एक, तो वो उसको देखेगा, वो उस एरिया को देखेगा। ऐसे काफ़ी आसानी से उस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन उस जगह का चलाया जा सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अलग अलग लेवल पे पावर को डिवाइड किया गया है। जबकि जैसे कि हम लोग देख लें तो एक हमारा सेंटर यहाँ पे है,
उसके बाद स्टेट लेवल गवर्नमेंट है। और यहाँ से देखो 1991 तक, ये लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने बता रखा था, 1991 तक केवल 2 टीयर ऑफ गवर्नमेंट ही था, सेंटर और स्टेट। 1991 में हमने क्या किया, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। इसको फेमस जो नाम है वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो ये संविधान संशोधन किया हमने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया। क्या हमने, ये लेवल 1 था, टीयर 1 टीयर 2, इसमें एक टीयर 3 जोड़ दिया हमने। और अब क्या है कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर टोटल जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हैं वो 3 टीयर गवर्नमेंट है, यानी कि अब हमारे पास सेंटर भी है, सेंटर के बाद स्टेट भी है, और स्टेट के बाद हमारे पास है लोकल लेवल गवर्नमेंट। और इन तीनों ही जगहों पर एक एक हमें लीडर मिलते हैं, और इन लीडर्स के पास इनकी पावर डिवाइडेड है। सेंटर के पास अपनी अलग पावर है, स्टेट्स के पास अपनी अलग पावर है, और लोकल वालों के पास अपनी अलग पावर है। थोड़ा सा लोकल वालों को देख लेते हैं। सेंटर स्टेट सबको पता है, सेंटर में क्या होता है, यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट होता, हेड ऑफ द स्टेट, देखो जब हेड ऑफ द स्टेट कहा जाए तो यहाँ पर होगा प्रेसिडेंट, लेकिन जब हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाए तो होगा प्राइम मिनिस्टर सेंटर के अंदर। वही जब स्टेट की बात करें तो यहाँ हेड ऑफ द स्टेट जब कहा जाएगा तो यहाँ पर होगा कौन, गवर्नर। लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाए तो यहाँ कौन होगा, सीएम। यहाँ हेड ऑफ द स्टेट कोई नहीं होता लोकल में, यहाँ पर सीधा सीधा हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही होते हैं। लोकल की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो 2 एरियाज़ में बटा हुआ है। एक तो रूरल गवर्नमेंट होता है, एक अर्बन। रूरल में सबसे नीचे जो आता है वो आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में देखते हो प्रधान या सरपंच हेड होते हैं। इसके ऊपर जो आता है वो आता है ब्लॉक समिति, ठीक है, ब्लॉक, जो ब्लॉक में बटा हुआ है हमारा एरिया, तो ब्लॉक समिति, यहाँ पर जो होते हैं ब्लॉक प्रमुख होते हैं। इसके ऊपर जो सबसे ऊपर है वो है ज़िला परिषद। तो ज़िला परिषद में जो होता है, जिला परिषद के हेड होते हैं। ये रूरल वाला सिस्टम है। अर्बन में क्या है कि 2 मेन सिस्टम होते हैं, और डिपेंड करता है कि सिटीज़ का साइज़ क्या है। अगर एक टाउन है, छोटा कस्बा है, तो वहाँ पर म्यूनिसिपाल्टी होती है, म्यूनिसिपाल्टी, और यहाँ पर जो व्यक्ति चुन के आएगा वो वहाँ का चेयरमैन होता है। जबकि और ऊपर के लेवल पे जाएं, बड़ी सिटीज़ की बात करें तो यहाँ होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और यहाँ पर जो व्यक्ति चुन के आता है उसको बोला जाता है मेयर। और इन सभी का ही चुनाव होता है, कोई भी व्यक्ति इसमें से जो है बिना चुने नहीं आता, सबका चुनाव होता है, चुनकर ही आते हैं, और उसके बाद ये लोग उस एरिया की पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। एक और बात कर लें तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर सब जगह यही यूनियन, स्टेट और लोकल वाला ही सिस्टम चलता है। कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ एक पर्टिकुलर उनको स्पेशल स्टेटस भी दिया गया है। जम्मू कश्मीर का पहले पता होगा, पहले जो पर्टिकुलर स्टेटस मिलता था उन लोगों को वो था, इसमें एक आर्टिकल 371 है, 371, और एक आर्टिकल 35A था। जनरली इसमें से एक जो है वो डील करता है उस एरिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे, और दूसरा एक जो है डील करता है कि उस एरिया के स्पेशल प्रोविजंस क्या हैं। मतलब ये कि देखो जम्मू कश्मीर के बारे में हमको थोड़ा बहुत पता है, वहाँ जाकर के कोई डायरेक्ट ज़मीन नहीं खरीद सकता, वहाँ का निवासी नहीं बन सकता। तो इस टाइप के कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ स्पेशल प्रोविजंस लाने पड़ते हैं सरकार को, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में कुछ और भी एरियाज़ हैं इंडिया के अंदर, यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया है। मिज़ोरम जो है, मिज़ोरम के अलावा यहाँ पर और भी है, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ स्पेशल पावर्स अलॉट की गई हैं। इसके अलावा देखो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा ही छोटे एरियाज़ जहाँ एक बराबर स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते, ऐसे एरियाज़ भी हैं हमारे यहाँ, जो यूनियन टेरिटरीज हम लोग बोलते हैं, यूटीज़। और इन एरियाज़ को डायरेक्टली सेंटर से गवर्न किया जाता है, यहाँ पर कोई सीएम नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो लक्षद्वीप है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा पद होगा वो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, और इस लेफ्टिनेंट गवर्नर को डायरेक्ट जो कंट्रोल करता है वो दिल्ली में बैठा हुआ होम मिनिस्टर करता है। तो सीधा सीधा यहाँ कोई वैसी चुनी हुई सरकार नहीं होती है, वहाँ पर सीएम नहीं होता, गवर्नर नहीं होता, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। नेक्स्ट बात करें तो एक और इशू यहाँ पे होता है कि पावर शेयरिंग के बीच में दिक्कतों को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। जैसे कि मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट अभी सेंटर में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मान लो अगर ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस, बंगाल के अंदर, तो कभी कभी क्या है कि इसके हाथ में जो पावर है ये यहाँ पर अपना फोर्सफुली कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे केस में जो हमारी कोर्ट्स हैं वो इस पर ध्यान देती हैं कि कहीं ना कहीं कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा पावर का, और जो पावर शेयरिंग का मेथड है, जो फेडरलिज्म का मेथड है, जो हम लोग फॉलो करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, क्या वो सही से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट्स उसमें इंटरफेयर करेंगे, और वहाँ पर जो भी सही है वो उसको वहाँ पर क्या करेंगे, लागू करवा देंगे। इसके बाद लैंग्वेज पॉलिसी की बात करेंगे तो ये एक मैप थोड़ा सा दिमाग में डाल लो, ये 1947 का मैप है। यहाँ देखोगे कि आज की तरीके की स्टेट्स नहीं दिख रही हैं, यहाँ स्टेट्स अलग दिख रही हैं। यहीं सेंट्रल प्रोविंस दिख रहा है, फिर राजपूताना यहाँ पे एरिया दिख रहा है, इसके अलावा यूनाइटेड प्रोविंसेस है, बिहार है, इसके अलावा मैसूर है, हैदराबाद है। तो एक्चुअली क्या था कि जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो आज़ादी के जस्ट बाद हमें ये डर था कि कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर फिर से देश बट न जाए।
पर उस समय प्रॉब्लम क्या चल रही थी कि इंडिया का जो एरिया था, यहाँ पर ये पुराने वाले इंडिया के मैप की बात करें तो इस पर्टिकुलर एरिया में, ये वाले एरिया में ऐसी डिमांड उठ रही थी कि वहाँ के जो लोग थे, कह सकते हैं तमिल स्पीकर्स या कन्नड़ स्पीकर्स, ये अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, इनको जो ऑफिशियल लैंग्वेज उस समय इम्पोज करने की कोशिश की गई। हिंदी को कहा गया कि हिंदी को प्रमोट करेंगे एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसके वजह से प्रॉब्लम ये रही थी कि इनको हिंदी आती नहीं है, इन लोगों को काम करने में दिक्कत होता था। तो सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, अभी इंग्लिश सबको आती है तो इंग्लिश को कुछ समय तक रखेंगे, लेकिन यहाँ क्या है कि 1965 आते आते इंग्लिश को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे और केवल हिंदी को ही रख लेंगे एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। पर क्या हुआ कि 1965 भी आ जाता है धीरे धीरे। एक्चुअली 1965 के बहुत पहले ही 1956 के आसपास ही डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उस वजह से क्या हुआ कि पहली बार, चूँकि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था, उन्होंने इतना इस चीज़ को ध्यान दिया नहीं था, पर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऐसा किया जा सकता है, पार्लियामेंट नए स्टेट्स बना सकता है। तो देखा ये गया कि लोगों की डिमांड बढ़ रही है, पर जो उस समय नेता थे वो डर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये नए स्टेट्स की डिमांड अगर लैंग्वेज के बेसिस पे, मान लो ये एक एरिया है, इस एरिया में कन्नड़ वाले कह रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज अलग है, हमको एक स्टेट बना दो अलग से, तो डर ये था कि कहीं ये नया स्टेट जो बन गया बाद में टूट कर अपना अलग देश न बना ले, तो इस वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन बाद में जब एक्सेप्ट कर लिया गया, पहला स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे कौन सा बना था वो कमेंट बॉक्स में बता देना। ये जब पहली बार बन गया ऐसा, तो हमने ये नोटिस किया कि जो हमारा डर था वो डर तो उसका उल्टा हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जब ये अपने लोकल लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो ये और ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी जीडीपी ग्रोथ बढ़िया हो रही है, डेवलपमेंट बढ़िया हो रही है। तो इसी बेसिस पे धीरे धीरे हर जगह हमने इसी टाइप के लैंग्वेज बेस्ड बहुत सारे स्टेट्स बना दिए, और ये चीज़ आज देखो सक्सेसफुली चल रही है। एक चीज़ जो लास्ट में बच गया वो क्या है, कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट कुछ खास होता नहीं है, सीधा सीधा हम लोग जो गठबंधन बोलते हैं ना, गठबंधन की सरकार। तो 1990 के आसपास क्या हुआ था कि इसके पहले एक चीज़ चल रही थी, 1990 के पहले जो सरकार आती थी वो ज़्यादातर कांग्रेस की ही चलती थी, लेकिन वो समय बदल गया। उस समय लोकल पार्टीज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगी। अब लोकल पार्टीज़ जब फेमस हुई तो एक चीज़ हुआ, जब सरकार बनानी थी तो वहाँ पर क्या चाहिए, एक मेजॉरिटी चाहिए। यानी मान लो अभी के लिए लोकसभा में 543 सीट्स हैं, तो इसमें से कम 50% से ज़्यादा चाहिए, यानी 272.5 होता है, तो 273 सीट जो पा गया उसकी सरकार बन जाएगी। मान लो कोई पार्टी ने 273 पाया ही नहीं, मान लो 200 पा गए, कोई और जो है एक छोटी पार्टी उसको 73 मिल गया या 75 मिल गया, तो वो छोटी वाली पार्टी और ये वाली पार्टी क्या करेंगे, ये मिल करके आपस में एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, और इसी गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। ऐसी सरकार का प्रमोशन 1991 से आगे में होता है, और आज के टाइम पे हम लोग देखेंगे ऐसे बहुत सारे कोalition गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता रहता है। सो ओवरऑल ये पूरा का पूरा चैप्टर था, कुछ इसमें इमेजेस हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि इस शॉर्ट में डिटेल का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही बस। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।